हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल रेज में। और आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज आप सॉल्व करने वाले हो फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर एमसीक्यू मैंने लाया है और आपको एक एक एमसीक्यू का जवाब देना है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए, आज का हमारा पहला एमसीक्यू, नॉर्मल बाईपैराइटल डायामीटर मेजरमेंट ऑफ फुल टर्म फीटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई फुल टर्म फीटस है, अब समझ रहे हो फुल टर्म का मतलब क्या होता है भाई। फुल टर्म का मतलब होता है कि वो फीटस मोर देन 37 वीक का है ना, मोर देन 37 का वीक का, तो फुल टर्म इसको फीटस बोलेंगे। तो देखिए, जो बाईपैराइटल होता है, स्कल के अंदर अगर हम बात करें तो दो प्रकार का डायमीटर होता है। स्कल के अंदर दो प्रकार का डायमीटर होता है। एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स, और एक होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर। तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं उसके चार पार्ट्स होते हैं, बाई मास्टॉइड, बाई पैराइटल, बाई टेम्पोरल और सुप्रा पैराइटल फीटल के जो चार प्रकार के डायमीटर देखने को मिलते हैं। ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र डायमीटर की। तो ये ट्रांसफ़र डायमीटर का पार्ट है। तो ये पूछा कि भाई जो बाईपैराइटल ट्रांसफ़र डायमीटर है इसके मेजरमेंट के बारे में पूछा है। अब देखिए, 104 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भाई जो बाईपैराइटल डायमीटर होता है ये कितने सेंटीमीटर का होता है। तो याद रखिएगा, जो ट्रांसफर डायमीटर में बाईपैराइटल होता है वो होता है 9.5 सेंटीमीटर का। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर का। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे जो बाई टेम्पोरल ये देखने को मिलता है 8 सेंटीमीटर का, और बाई मास्टॉइड ये देखने को मिलता है 7.5 सेंटीमीटर का। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ट्रांसफर डायमीटर है उसमें से स्मॉलेस्ट डायमीटर का नाम बताइए, तब आपका होगा मास्टॉइड डायमीटर, और अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आपका रहेगा टेम्पोरल डायमीटर। लेकिन जो बाईपैराइटल डायमीटर है ये 9.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका डियर जो करेक्ट आंसर था उसका क्या नाम था? करेक्ट आंसर का वो था आपका 9.5 सेंटीमीटर। तो जो बाईपैराइटल डायमीटर है फीटल स्कल के अंदर, जो कि फुल टर्म की बात कर रहा है, उसके अंदर 9.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। नेगरी बॉडी आर फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विद। अब देखिए, ये जो नेगरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेगरी बॉडी है एक किस इन्फेक्शन के वजह से देखने को मिलता है? ऑप्शन ए फावल पॉक्स वायरस, ऑप्शन बी है वैकेनिया वायरस, ऑप्शन सी है रैबीज वायरस, और ऑप्शन डी है अर्बो वायरस। ये सेम क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आया था। डेट लिख दे रहा हूँ, 22 मार्च 2022 पीजीआई के पेपर में क्वेश्चन आया था। और देखिए, ये मैं आपको पेपर ईएसआईसी का सॉल्व करवा रहा हूँ, तो ईएसआईसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे इसका कमेंट करें कि भाई नेगरी बॉडी कहाँ पे मिलता है, किस इन्फेक्शन में नेगरी बॉडीज मिलता है, किस इन्फेक्शन में नेगरी बॉडी देखने को मिलता है। नेगरी बॉडी इन्फेक्शन किस डिसीज में देखने को मिलता है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो याद रखिएगा, जो नेगरी बॉडी देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रैबीज वायरस में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा? सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए।
विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए ऑब्स्ट्रिक फॉर्सेप्स, इसमें से कौन सा जो फॉर्सेप्स है जो कि ऑब्स्ट्रिक फॉर्सेप्स नहीं है। ऑब्स्ट्रिक फॉर्सेप्स का मतलब है कि जो कि गायनिकोलॉजिकल में इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फेक फर्गूसन फॉर्सेप्स, ऑप्शन जो है किल लैंड फॉर्सेप, ऑप्शन डी है ब्रिक फॉर्सेप्स और ऑप्शन डी है आपका रिगली फॉर्सेप्स। डी है आपका रिगली, इसको रिगली पढ़ते हैं, डब्ल्यू इसका साइलेंट होता है, रिगली फॉर्सेप्स के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि इसमें से कौन सा फॉर्सेप्स है जो कि आपके ऑब्स्ट्रिक एंड गायनिकोलॉजी में यूज नहीं होता है। तो देखिए जो हेक फर्गूसन फॉर्सेप्स होता है इसको भी गायनिकोलॉजिकल में यूज किया जाता है, किल लैंड फॉर्सेप्स भी यूज होता है, लेकिन आपका जो ब्रिक्स फॉर्सेप है ये सर्जरी में यूज होता है और वो सर्जरी एब्डोमेन के सर्जरी में इसको यूज़ किया जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। रिगली फॉर्सेप्स ये भी गायनिकोलॉजिकल में यूज किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, सी नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा डियर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्रिक्स फॉर्सेप्स होता है ये किसी भी ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी में इसका कोई भी यूज नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है हुपिंग कफ इज कॉज्ड बाई, जो हुपिंग कफ है किसके द्वारा कॉज होता है हुपिंग कफ। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, ऑप्शन बी है परटूसिस बैसिलस, ऑप्शन सी है वेरिसेला वायरस और ऑप्शन डी है आपका नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन। तो बताइए हुपिंग कफ किसके द्वारा होता है बेटा, हुपिंग कफ किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो हुपिंग कफ होता है वो जल्दी से आप लोग कम्युनिटी का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें भाई हुपिंग कफ कहाँ देखने को मिलता है, हुपिंग कफ कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए जो हुपिंग कफ देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको परटूसिस बैसिलस में। कहाँ के, परटूसिस बैसिलस में देखने को मिलता है। इसी को हम लोग 100 डे फीवर बोलते हैं, 100 डे फीवर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 100 डे फीवर किसको बोलते हैं, तो परटूसिस बैसिलस होता है, इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसी को हम लोग हुपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेन बैलेंस ग्रॉस और फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन कॉल्ड। अब देखिए एक व्यक्ति है जिसको डिफिकल्टी आ रही है अपने बैलेंस को मेंटेन करने में एंड ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन को, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, इस टर्म को क्या बोला जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ऑप्शन ए है डिसथैनेसिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है स्पास्टिसिटी और ऑप्शन डी है एटेक्सिया। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये भी आपके पेपर में रिपीटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, समझ रहे हो, नर्वस सिस्टम को रिलेट करता है, वहीं इसके डिसऑर्डर से क्वेश्चन बनता है। देखिए जब एक व्यक्ति अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता, ग्रॉस मोटर के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन नहीं कर पाता, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, एटेक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एटेक्सिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, एटेक्सिया, क्योंकि एटेक्सिया का मीनिंग यही होता है डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेन ऑफ द बैलेंस बॉडी। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। इज कंसीडर्ड मूड डिसऑर्डर विच इंक्लूड द अकरेंस ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड एंड वन आर मोर रिलेटेड मूड डिसऑर्डर। समझ रहे हो, तो इसमें से ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड आता है, डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिलता है, और ये डिसीज कैसी आपकी मूड डिसऑर्डर है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि मूड डिसऑर्डर के अंदर 3 स्पेशल डिसीज आती है। मूड डिसऑर्डर के अंदर 3 स्पेशल डिसीज आती है। पहला आता है बेटा इसके अंदर मेनिया, दूसरा आता है डिप्रेशन, तीसरा इसके अंदर आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो देखिए मेनिया वाले पेशेंट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है पेशेंट की, नॉर्मल एक्टिविटी से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। डिप्रेशन में क्या होता है कि नॉर्मल एक्टिविटी से एक्टिविटी कम हो जाती है, और बाइपोलर में दोनों चलता रहता है, मतलब इसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड भी आता है और हाइपर एक्टिव एपिसोड आता है। तो आपका जो इसमें अंदर करेक्ट आंसर होगा, अब आप इसमें पहचानिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है डिल्यूजन डिसऑर्डर,
ऑप्शन सी है साइकोटिक डिसऑर्डर और ऑप्शन डी है आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिल्यूजन डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दें, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दें क्या देखने को मिलेगा, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, डिल्यूजन। तो देखिएगा इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों बाइपोलर होगा, क्योंकि इसके अंदर मेनिया फेज भी होता है, डिप्रेशन फेज भी होता है। तो ये बता रहा अभी डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है और डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है, इसका मतलब है किसका डिसऑर्डर है, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है। क्या है आपका, बाइपोलर डिसऑर्डर। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। नेम ऑफ द ड्यूडेनल हार्मोन इज। जो आपका ड्यूडेनल है, समझ रहे हो, ड्यूडेनल, जो ड्यूडेनल है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए ये इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है। तो जहाँ से स्टमक जुड़ता है, फर्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका पार्ट क्या है, आपका ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम में पूछा गया कि भाई ड्यूडेनम में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन्स मिलता है। तो ऑप्शन ए है मोटिलिन, ऑप्शन बी है एसिड पेप्सिन, ऑप्शन सी है कोलियोसिस्टोकाइनिन और ऑप्शन डी है आपका गैस्ट्रिक इन्विटिंग पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इन्विटिंग पेप्टाइड। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भाई जो ड्यूडेनल है उसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ड्यूडेनल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो देखिएगा जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक एसिडिक होता है। इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो लगभग बताया जाता है कि 3.5 इसका पीएच होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जब हमारा फूड यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया भाई, फूड आ गया आपका, आपने इसोफेगस से कोई फूड लिया और माउथ के द्वारा सीधा कहाँ गया, स्टमक में। अब स्टमक में बहुत सारे एसिडिक सिक्रीशन होंगे और जब एसिडिक सिक्रीशन होंगे तो यहाँ पे जो फूड होता है वो मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद कुछ पार्ट इसका डाइजेस्ट होता है, उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करती है, वो बेटा एल्कलाइन सिक्रीट करती है। अरे बोलो तो सही, क्या सिक्रीट करती है, एल्कलाइन। और एल्कलाइन कौन निकालता है, ये आपका कोलियोसिस्टिकाइनिन निकालता है। और ये जो कोलियोसिस्टिकाइनिन है ये कहाँ निकलता है, आपके ये ड्यूडेनल हार्मोन्स है, समझ रहे हो, ड्यूडेनल का हार्मोन्स है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये ड्यूडेनल से निकलता है। इसका काम होता है कि जो एसिडिक फूड आता है उसका क्या करता है, उसको एल्कलाइन में बदलने का काम करता है। और यहाँ से कुछ सिक्रीशन आपका पैनक्रियाज का भी आ जाता है जिससे पूरा फ्रूट क्या हो जाता है, आपका एल्कलाइन हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। लंबर पंचर स्पाइनल टैप इज डन इन बिटवीन वर्टिब्रे। अब देखिए लंबर पंचर से पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके प्रोसीजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से। तो अगर मान लीजिए कि एक कोई वर्टिबल कॉलम है, एक कोई वर्टिबल कॉलम है, समझ रहे हो, तो इसमें से लंबर पंचर आप किस कॉलम में करते हो, किस स्पाइनल नर्व में आप क्या करते हो, लंबर पंचर करते हो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए है L1 एंड L5, ऑप्शन बी है L3 एंड L4, ऑप्शन सी है L1 एंड L2, ऑप्शन डी है L4 एंड L5। ये L है, ठीक है, L4 एंड L5। ये आपको एक दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये L5 है, ये L4 है, ये L3, वैसे ये L1 है और ये L2 है, समझ रहे हो। चलिए तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर बताएं कि लंबर पंचर कहाँ किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना इसमें चिल्ड्रेन पूछा है ना इसमें एडल्ट पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। और मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दें भाई, कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दें क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका L4 एंड L5। अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के अंदर जो स्पाइनल नर्व होती है वो ख़त्म होती है जाके
L2 में, समझ रहे हो, L2 में, L2 में ख़त्म होती है। तो आप यहाँ पे एडल्ट में L3 एंड L4 में कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। लेकिन जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा लंबर पंचर किया जाता है वो किया जाता है L4 और L5। ये दोनों के लिए अच्छा है। ए चिल्ड्रेन के लिए भी अच्छा है, आप चिल्ड्रेन में भी कर सकते हो, ये एडल्ट के लिए भी कर सकते हो। अब देखिए इसमें ऑप्शन था L3 एंड 4, ये आंसर हो सकता है। लेकिन अगर L4 और L5 आंसर दिया हुआ है तो याद रखिएगा आपका जो आंसर जाएगा वो L4 और L5 जाएगा, क्योंकि सबसे सेफेस्ट मेथड है, सबसे सेफ प्लेस है। यहाँ पे अगर आप नीडल इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व के डैमेज बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा लंबर पंचर किया जाता है वो किया जाता है L4 और L5 में, वो चाहे एडल्ट की बात करें चाहे चिल्ड्रेन की बात करें। आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि एडल्ट के अंदर L3 और L4 में किया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो L4 और L5, और जो नॉर्सेट एम्स पेपर बनाता है वो L4 और L5 मानता है। इसलिए आपको भी आंसर देना है L4 और L5, समझ रहे हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा L4 और L5 देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेट इन ग्राम। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक लेडी है ना, उसको प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो आप उसके यूट्रस का वेट बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर करो। इसका क्या आंसर होगा? नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेट इज ग्राम, ग्राम में वेट पूछा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसका आपका आंसर होगा 60 ग्राम। क्या होगा आपका? 60 ग्राम आंसर होगा, समझ रहे हो। तो आपका देखने को मिलेगा सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर कोई लेडी बेटा प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो यूट्रस का वेट 900 ग्राम से 1000 ग्राम तक बढ़ सकता है, समझ रहे हो, 1000 ग्राम तक बढ़ सकता है। तो 900 ग्राम से 1000 ग्राम तक बढ़ सकता है। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट है तो आपका आंसर जाएगा 60 ग्राम। अगर 60 ग्राम आंसर नहीं होता तो फिर मैं 80 की ओर जाता, आपका आंसर 80 की ओर चला जाता। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज इन सर्जरी। अगर जो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन होता है इसको किस सर्जरी में यूज किया जाता है? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन को किस सर्जरी में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है लैमिनेक्टोमी, ऑप्शन बी है लैप्रोस्कोपी, ऑप्शन सी है लैरिंजेक्टोमी और ऑप्शन डी है लैप्रोटोमी। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि मुस्लिम प्रेयर पोजीशन किस सर्जरी में यूज किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अरे आप तो ESIC का पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, तो ESIC के अंदर तो आया है ही आया है, लेकिन और कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए आपको करेक्ट आंसर देना है कि मुस्लिम प्रेयर पोजीशन आप किस सर्जरी में यूज करते हो। ऑप्शन ए है लैमिनेक्टोमी, ऑप्शन बी है लैप्रोस्कोपी, ऑप्शन सी है लैरिंजेक्टोमी और ऑप्शन डी है आपका लैप्रोटोमी, लैप्यूरोटोमी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो याद रखिएगा बेटा जो आपका मुस्लिम प्रेयर पोजीशन है उसको कहाँ यूज किया जाता है? लैमिनेक्टोमी में। कहाँ यूज किया जाता है उसको? लैमिनेक्टोमी। अब देखिए ये लैमिनेक्टोमी कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जब आप वर्टिब्रल कॉलम होगा तो वहाँ पे जो लैमिना होता है ना उसकी सर्जरी करने के लिए लैमिनेक्टोमी किया जाता है, और उसमें जो पोजीशन यूज होता है उसको हम बोलते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। अब आप लोग देखते होंगे मुस्लिम प्रेयर पोजीशन क्या होता है, जब लोग अल्लाह को दुआ करते हैं, समझ रहे हैं वहाँ पे, तो उस पोजीशन से आपने देखा होगा कि क्या रहता है कि उनका जो आगे का हेड होता है वो झुका होता है और जो उनका पीछे का बैक होता है वो उठा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लैमिनेक्टोमी सर्जरी करने में आसानी होती है। अब हम बात करें लैप्रोस्कोपी, तो लैप्रोस्कोपी तो आप कर सकते हो भाई, आप सेमी फॉलोअर पोजीशन में कर सकते हो, या आप इसको क्या बोलते हैं, आप सिटिंग उसमें क्या बोलते हैं, आप सुपाइन पोजीशन में कर सकते हो। और हम बात करें लैरिंजेक्टोमी, तो इसके अंदर जो आप पोजीशन यूज करते हो उसका नाम होता है रोज पोजीशन। क्या उन पोजीशन होते हो आप? रोज पोजीशन यूज करते हो। लैप्रोटोमी भी आप सुपाइन पोजीशन में कर सकते हो, सुपाइन पोजीशन में कर सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ए नंबर देखने को मिलेगा, लैमिनेक्टोमी। क्या देखने को मिलेगा? लैमिनेक्टोमी। तो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन लैमिनेक्टोमी में यूज किया जाता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए।
द टर्म मेनिंजियोसील मीन्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका स्पाइनो बायोफिटा का क्वेश्चन आ गया भाई। द टर्म मेनिंजियोसील मीन्स, मेनिंजियोसील मीन्स क्या होता है, मेनिंजियोसील मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए है द मेनिंजियस प्रोट्यूज आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल, ऑप्शन बी है स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड मेम्ब्रेन प्रोड्यूड आउट, और सी ऑप्शन ओनली स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूज, और ऑप्शन डी है सीएसएफ कलेक्टेड इन सिस्ट, सीएसएफ कलेक्टेड इन सिस्ट। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भाई मेनिंजियोसील का मतलब क्या होता है, मेनिंजियोसील का मतलब क्या होता है। जो बच्चे हाइट, मैंने आपको पढ़ाया था स्पाइना बायोफिटा, उसमें आपको पढ़ाया था, सारे बच्चे कमेंट करें मेनिंजियोसील क्या होता है, मेनिंजियोसील क्या होता है भाई। मेनिंजियोसील का मतलब देखिए क्या होता है कि द मेनिंजियस प्रोट्यूज आउट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, समझ रहे हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, ए नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ए नंबर। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ भाई कि ये क्या होता है। देखिए ए है आपका वर्टिब्रा कॉलम। अब क्या होगा, यहाँ पे मेनिंजियस की लेयर होती है, मेनिंजियस की लेयर ए चारों ओर, और यहाँ से क्या होगा, जो मेनिंजियस है ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगी, और बाहर की ओर निकल जाएगी तो इसमें कुछ फ्लूइड भर जाएगा जिसको आप लोग सीएसएफ बोलते हो। तो सीएसएफ का कलेक्शन होना और जो मेनिंजियस होती है ए प्रोट्यूज होना ही क्या कहलाता है, मेनिंजियोसील कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, मेनिंजियोसील। और अगर यहाँ पे पूछता है कि मेनिंजियोमायोसील क्या होता है, तो उसके अंदर, इसके अंदर जो स्पाइनल नर्व होती है वो भी इंक्लूड हो जाती, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल नर्व इंक्लूड नहीं होगी। तो सिर्फ आपको बताना है कि भी यहाँ पे जो देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील का मतलब है कि जो आपकी मेनिंजियस है वो बाहर प्रोड्यूज होगी, और इसके अंदर जो कुछ सीएसएफ प्रोड्यूज होगा, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व होती है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन है ओम्फिलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन इन चिल्ड्रेन। देखिए जो ओम्फिलाइटिस है उसके इन्फेक्शन के बारे में पूछा है कि विच ऑर्गन, किस ऑर्गन को ओम्फिलाइटिस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भाई ओम्फिलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन, किस ऑर्गन्स को ओम्फिलाइटिस आपका अफेक्ट करता है। ऑप्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी है ईयर, ऑप्शन सी है फेरिंक्स, और ऑप्शन डी है ईयर, ऑप्शन डी है ईयर। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो देखिए जो ऑप्शन ए है वो क्या भी आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ओम्फिलाइटिस। अब देखिए ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो हम उसको ओटाइटिस मीडिया बोल सकते हैं। अगर फायरिंग्स में इन्फेक्शन होता है तो फारिंजाइटिस बोलते हैं, समझ रहे हो। और देखिए तो ईयर के इन्फेक्शन को आप ओटाइटिस मीडिया भी बोल सकते हो, लेकिन अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, इस टर्म को बोला जाता है आपका ओम्फिलाइटिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इज ए इमेजिनेशन आर टेलीस्कोपिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड adjacent more distal section of the intestine create a mechanical obstruction। अब देखिए क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में टेलीस्कोपिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, टेलीस्कोपिंग। तो इस टेलीस्कोपिंग को किस डिसीज के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है टेलीस्कोपिंग के, मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम बना के। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, अब यहाँ पे क्या होगा कि उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसके अंदर आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिंग। क्या बोलते हैं इसको, टेलीस्कोपिंग, समझ रहे हो। तो जो टेलीस्कोपिंग होता है, समझ रहे हो कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन एंड एडजेंट मोर डिस्टल सेक्शन। ये डिस्टल सेक्शन, देखिए लास्ट का सेक्शन, इसको हम लोग डिस्टल सेक्शन बोलेंगे। यहाँ से एक
आपकी इंटेस्टाइन आएगी और दूसरे इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगी, टेलीस्कोपिंग हो जाएगी। तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग के इस वर्ड को क्या बोलते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है हिस्प्रंग डिसीज, ऑप्शन बी है एंट्रोकोलाइटिस, ऑप्शन सी है एन्यूरिज्म और ऑप्शन डी है इनटू सब्सेप्शन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में टेलीस्कोपिंग हो जाए तो उस डिसीज को क्या नाम देते हैं। तो याद रखिएगा जो आपकी हिस्प्रंग डिसीज है इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो अगर एब्सेंट हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं आपका हिस्प्रंग डिसीज, समझ रहे हो। और एंट्रोकोलाइटिस का मतलब होता है कि आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए, और एन्यूरिज्म इससे रिलेटेड डिसीज नहीं है। और जो इनटू सब्सेप्शन है इसी के अंदर क्या होता है, टेलीस्कोपिंग देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, इनटू सब्सेप्शन। क्या देखने को मिलेगा, इनटू सब्सेप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो हिस्प्रंग डिसीज है, हिस्प्रंग डिसीज में क्या होता है कि जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाता है। एंट्रोकोलाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाना। यही जब हिस्प्रंग डिसीज ठीक नहीं होगा तो उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंट्रोकोलाइटिस। जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है उसको एंट्रोकोलाइटिस बोलते हैं। वहाँ पे ब्लीडिंग आएगी, है ना, ब्लीडिंग के साथ साथ पेशेंट का पेन बहुत ज़्यादा, स्मॉल जो स्टमक के पेन होगा और सारी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हिस्प्रंग डिसीज में क्या होगा कि बच्चा 24 घंटे तक स्टूल पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो गैंग्लियोनिक सेल है वो क्या हो गया है, एब्सेंट हो गया है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इनटू सब्सेप्शन। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विच इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में क्वेश्चन पूछा है और पूछा कि भाई प्राइमरी कॉजेस क्या होगा। डायबिटीज इंसिपिडस का प्राइमरी कॉजेस क्या होगा। ऑप्शन ए है लैक ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी है चेंज इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऑप्शन सी है आपका पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, और ऑप्शन डी है आपका ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भाई डायबिटीज इंसिपिडिया या इंसिपिडस का कॉजेस क्या होता है, प्राइमरी कॉजेस क्या होता है। प्राइमरी कॉजेस के बारे में पूछा है, किसके बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। तो देखिए जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसका डायबिटीज मिलेटस से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज मिलेटस और डायबिटीज इंसिपिडस इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, समझ रहे हो, उसको पॉलीडिस्पिया, पॉलीयूरिया, ऐसे पॉलीफेजिया जैसे लक्षण आते हैं। लेकिन जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस है ये बिल्कुल अलग डिसीज है। जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है इसमें क्या होता है कि पेशेंट एक दिन में कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन में 2 लीटर से लेके 20 लीटर यूरिन पास करता है। क्यों पास करता है, उसका रीज़न है क्योंकि जो एडीएच हार्मोन्स है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स की क्या हो जाती, कमी हो जाती। क्यों कमी होती, या तो हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाए, जिसके कारण एडीएच का जो सिक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो जाएगा तो जो हमारा किडनी है बार बार यूरिन बनाएगा और यूरिन को पास आउट कर देगा। क्योंकि जब तक एडीएच रहता है तो एडीएच क्या करता है, नेफ्रॉन से जो आपका यूरिन बनता है उसमें से कुछ भाग को क्या कर देता है, रिटेंशन कर देता है, तो पूरा यूरिन नहीं बन पाता। तो उसके वजह से जो यूरिन का आउटपुट होता है वो नॉर्मल होता है, 1.5 लीटर डेली हो जाता है। लेकिन अगर एडीएच का लेवल कम हो जाए, मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन्स कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, यूरिन का आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब देखिए लैक ऑफ इंसुलिन, अगर आपके बॉडी में या ब्लड में इंसुलिन की कमी होती है तब तो पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज होगा। भाई क्या होगा, पेशेंट को डायबिटीज होगा, सिर्फ पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे डायबिटीज देखने को मिलेगा। और चेंज इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल बेटा, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोब चेंज हो गया तो उससे एडीएच कम हो जाएगा, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, और अगर ये कम होगा तो यही क्या कॉज करेगा, आपका डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करेगा। अब देखिए पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज मिलेटस होगा, ना कि डायबिटीज इंसिपिडस होगा। समझ रहे हो, ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर ओवर सिक्रीशन होता है इंसुलिन का तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, तब भी यहाँ पे पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होगा। डायबिटीज इंसिपिडस का एक ही कॉजेस है और वो कॉजेस है एडीएच हार्मोन्स। एडीएच कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, बी नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा डियर, बी नंबर देखने को मिलेगा।
चलिए बढ़ते हैं डियर अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर टेपिड स्पंजिंग। व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर टेपिड स्पंजिंग। तो अब आपको समझना भी कि टेपिड स्पंजिंग क्या होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो टेपिड स्पंजिंग होता है पहले होता क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है टेपिड स्पंजिंग। तो जो आपका टेपिड स्पंजिंग यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फीवर वाले पेशेंट में। फीवर जिसको हाई ग्रेड का फीवर होता है बेटा, हाई ग्रेड फीवर होता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कंडक्शन और इवापोरेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। और जब आप इसके अंदर टेम्परेचर रखते हो आप 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक आप वाटर के टेम्परेचर रखते हो। फिर आप क्या लेते हो, क्लॉथ लेते हो। क्लॉथ लेने के बाद आप उसमें क्या करते हो, फॉरहेड सोल को आप क्या करते हो, स्पंज करते हो। जब आप स्पंज करते हो तो आप देखते हो कि एक कम से कम 20 से ये जो स्पंज किया जाता है 20 से 30 मिनट किया जाता है। 20 से 30 मिनट इसकी स्पंजिंग करते हैं। और जब आप 20 से 30 मिनट स्पंज करोगे तो आप देखोगे कि जो पेशेंट का फीवर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है टेपिड स्पंजिंग का वो कितना मिलता है, 27 डिग्री सेल्सियस लेके 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर इसके अंदर सी है। तो आपको याद भी रखना भाई टेपिड स्पंजिंग का यूज होता है फीवर में, जब हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो याद रखिएगा कंडक्शन और इवापोरेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। हेड को और सोल को स्पंजिंग किया जाता है जब तक फीवर नहीं जाता। तो एक प्रकार से एंटीपायरेटिक्स का काम करता है। किसका काम करता है, एंटीपायरेटिक्स का काम करता है। क्योंकि एंटीपायरेटिक्स का काम होता है डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। समझ रहे हो, बॉडी से टेम्परेचर को क्या करता है, वो डिक्रीज करने का काम करता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विच इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग मिल्क। मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए सेफेस्ट मेथड का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बॉइलिंग, ऑप्शन बी है सिमरिंग, ऑप्शन सी है फ्रीजिंग, ऑप्शन डी है पास्चुराइजिंग। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है। देखिए बॉइलिंग तो यहाँ पे नहीं होगा, सेफेस्ट मेथड नहीं है। सिमरिंग भी नहीं है, फ्रीजिंग भी नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पास्चुराइजिंग। तो देखिएगा पास्चुराइजिंग में दो प्रकार के मेथड होते हैं। एक होता है आपका होल्ड मेथड, होल्ड जिसमें 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक आप क्या करते हो, 30 मिनट तक आप मिल्क को स्टरलाइज करते हो और आपका जो मिल्क होता है मिस्टलाइज हो जाता है। एक बार मिल्क स्टरलाइज हो गया तो इसको आप 24 घंटे तक सेव कर सकते हो। समझ रहे हो, 24 घंटे तक क्या कर सकते हो आप, इसको सेव कर सकते हो। कहाँ सेव करोगे, फ्रिज के अंदर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखने को मिलेगा, डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई। जो स्लीपिंग सिकनेस है किसके द्वारा कॉज होता है। ऑप्शन ए मॉस्किटो, ऑप्शन बी है हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी है टेस्टिस फ्लाई और ऑप्शन डी है सैंड फ्लाई। ऑप्शन डी है सैंड फ्लाई। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से देखने को मिलता है, स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से देखने को मिलता है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से देखने को मिलता है। देखिए भाई मॉस्किटो से जैसा डेंगू हो सकता है, समझ रहे हो। हाउस फ्लाई से डिसेंट्री डायरिया हो सकता है। टेस्टिस से क्या होता है आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। सैंड फ्लाई से क्या देखने को मिलता है आपका काला अजर। नाम सुने हो ना आपने, काला अजर। जो काला अजर है वो सैंड फ्लाई की वजह से देखने को मिलता है। मॉस्किटो से डेंगू, हाउस फ्लाई से डायरिया डिसेंट्रिया। और आपका जो करेक्ट आंसर है उसी नंबर होगा, क्योंकि जो टेस्टिस फ्लाई है वो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो उसी नंबर देखने को मिलेगा।
चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। व्हाट इज ए कंजेनाइटल नैरोविंग ऑफ द ओपनिंग फॉर स्किन सो दैट इज कैन नॉट बी रिट्रैक्ट। अब देखिए ये पूछा है सवाल, पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, पूछा कि भाई कंजेनाइटल नर्विंग हो गया किसका, ओपनिंग ऑफ फॉर स्किन दैट इज कैन नॉट बी रिएक्टेड, समझ रहे हो। अब देखिए ये मैं बना रहा हूँ आपको पेनिस, ये पेनिस है। पेनिस का जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंस पेनिस। और जो ग्लैंस पेनिस होता है ये एक स्किन के कवर से क्या होता है, ढका होता है ऐसे, इसके ऊपर एक कवरिंग पार्ट होता है जिसका नाम होता है ये। ग्लैंस पेनिस को एक स्किन कवर करके रखती है। ये पूछ रहा है कि छोटे बच्चे में तो ये सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो ये जो कवरिंग एरिया है ये धीरे धीरे रिमूव होने लगता है। लेकिन ये बोल रहा है कि इस बच्चे के अंदर रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो बताइए डिसीज़ को क्या बोलते हैं, क्या इसको फिमोसिस बोलते हैं, स्टेनोसिस बोलते हैं, स्ट्रिक्चर बोलते हैं, या इसको फिस्टुला बोलते हैं। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फिमोसिस। क्या होगा, फिमोसिस। अगर यहाँ की स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रही है तो अब इसको हम लोग फिमोसिस के नाम से जानते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन पढ़िए और सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ पुस्टल इन द एरिया ऑफ आईलैश फॉलिकल। ध्यान दीजिएगा, ये पस्टल्स के बारे में पूछा है, इसको पुस्टल के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आईलैश जो फॉलिकल्स है वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, इस टर्म को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है टोसिस, ऑप्शन बी है कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी है ग्लूकोमा और ऑप्शन डी है स्टाइल। ऑप्शन डी है स्टाइल। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भाई पोस्टुल का मतलब क्या होता है। तो देखिए पोस्टुल का मतलब होता है कि पस का फॉर्मेशन होना। क्या मतलब होता है, पस का फॉर्मेशन हो, जहाँ पे पस बन जाता है उसको पोस्टुल के नाम से जानते हैं। और ये जो पोस्टुल्स होता है ये कहाँ पे बनता है, ये बोल रहा है कि आई लैश के पास बन रहा है, समझ रहे हो। तो अगर ये आई लैश के पास बन रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। अब देखिए टोसिस का मतलब क्या होता है। टोसिस का मतलब होता है कि जो आपका आईलिड है ये ड्रॉप हो जाए, इसको टोसिस बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस, अरे जो आपका आई है ये पूरा रेड कलर का हो जाता है, जैसा भी आई फ्लू चल रहा है तो कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो आपका आईयूसीपी है, समझ रहे हो, आईयूपी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आईयूपी अगर बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है, आपका ग्लूकोमा कहलाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा डियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। साइड टू द कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। जो स्पाइन का कर्वेचर है वो साइड हो जाए, समझ रहे हो, साइड कर्वेचर देखने को मिले तो इसको क्या बोलते हैं। जैसा ये स्पाइन है, ऐसा स्पाइन बना होता है। अभी बोल रहा है एक तरफ बिल्कुल साइड हो जाए तो इस कर्वेचर का क्या नाम है। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसिया, ऑप्शन बी है काइफोसिस, ऑप्शन सी है स्क्लोसियोस और ऑप्शन डी है एपीफाइसिस। ऑप्शन डी है एपीफाइसिस। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, क्या आंसर होगा भाई। डिस्प्लेसिया होगा, काइफोसिस होगा, स्क्लोसियोस होगा या एपीफाइसिस होगा। देखिए ऑप्शन एक डिस्प्लेसिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाए उसको डिस्प्लेसिया बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे, समझ रहे हो। काइफोसिस का मतलब होता है कि जो हमारा सर्वाइकल बोन है वो आप देखोगे कि जो भाई सर्वाइकल और थोरेक्स बोन है वो बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देगा तो उसको काइफोसिस बोलते हो, जिसको आप लोग हिंदी में कुबर बोलते हो, किसी का कुबर निकल गया है, समझ रहे हो। और स्क्लोसिस का मतलब होता है कि जो थोरैसिस बोन है इस साइड में क्या होगा, ऐसे कर्वेचर निकल जाएगा, इसको हम लोग स्क्लोसिस बोलते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, स्क्लोसिस देखने को मिलेगा। और एपीफाइसिस से इसका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए डियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाई। सेरेब्रल मलेरिया के बारे में पूछा है कि जो सेरेब्रल मलेरिया है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम वाइवेट, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम मलेराई।
ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम मलेराई। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि जो सेरेब्रल मलेरिया है वो किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। सेरेब्रल मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो सेरेब्रल मलेरिया है वो फैलता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा डियर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। व्हेन इज द पोस्ट मेच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसिडर्ड। पोस्ट मेच्योरिटी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है तो आप किसको बोलोगे कि जो भाई जो प्रेगनेंसी वो पोस्ट मेच्योरिटी हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है, या बोलोगे पोस्ट मेच्योरिटी हो गई है। व्हेन इज द पोस्ट मेच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसिडर्ड, आप पोस्ट मेच्योरिटी प्रेगनेंसी कब कंसीडर करोगे। ऑप्शन है आफ्टर 40 वीक, ऑप्शन बी आफ्टर 45 वीक, ऑप्शन सी आफ्टर 41 वीक, और आपका ऑप्शन डी है 42 वीक। 42 वीक। देखिए जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो 37 वीक से लेके 42 वीक होती है। अगर 37 वीक से पहले बेबी बर्थ होता है इसको प्री टर्म बेबी बोलते हैं, और अगर 42 के बाद होगा तो इसको बोलते हैं बेटा पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसके अंदर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डी नंबर। समझ रहे हो, आफ्टर 42 वीक जो प्रेगनेंसी हो जाएगी वो पोस्टपोन हो जाएगी, पोस्ट मेच्योरिटी कहलाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 42 वीक होगा। अगर वो 37 वीक से पहले हो जाए तो प्री टर्म बेबी, अगर 42 वीक के बाद हो रहा है तो पोस्ट टर्म बेबी, और अगर 37 से 42 वीक के बीच में हो रहा है तो नॉर्मल बेबी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, नॉर्मल बेबी कहलाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। स्क्लैड्स मीन्स इट इज ए बर्न कॉज्ड बाई। जो स्क्लैड कॉज्ड बर्न होता है किसके द्वारा होता है, स्क्लैड बर्न कॉज किसके द्वारा होता है, स्क्लैड बर्न कॉज किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है मॉइस्ट हीट, ऑप्शन बी है फ्लेम, ऑप्शन सी है केमिकल, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिसिटी एंड फिजिकल। इलेक्ट्रिसिटी एंड फिजिकल। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई जो स्क्लैड बर्न है किसके द्वारा देखने को मिलता है, स्क्लैड्स बर्न किसके द्वारा देखने को मिलता है। तो देखिए जो स्क्लैड्स बर्न होता है वो मॉइस्ट हीट के द्वारा देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। अब देखिए स्क्लैड मतलब क्या होता है, भौंसना। आपने नाम सुना होगा कि कोई जो जल जाता है उसको भौंसना बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इसका हिंदी मीनिंग भौंसना होता है या जल जाना होता है। तो कब होता है, जब मॉइस्ट हीट हो। मॉइस्ट हीट मतलब कि अगर आपका जो आप ऑटोक्लेविंग कर रहे हो, समझ रहे हो, ऑटोक्लेविंग करते समय उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस पानी से कोई जल जाए तो इसको हम लोग मॉइस्ट हीट बोलेंगे। तो अगर बच्चे को मॉइस्ट हीट हो गए, आप रोटी या आप चावल पका रहे हो, समझ रहे हो, चावल पका रहे हो, उसका पानी गर्म हो गया, वो पानी आपके ऊपर गिर गया आप जल गए, वो क्या कहलाएगा, आपका मॉइस्ट हीट बर्न कहलाएगा। और इस मॉइस्ट हीट बर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्लैड्स के नाम से जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड इज पर मिनट। जो नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड होता है ये पर मिनट कितना नॉर्मल देखने को मिलता है, पर मिनट नॉर्मल कितना देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है 90 to 105, ऑप्शन बी है 100 to 120 मिनट पर मिनट, और ऑप्शन सी है 110 to 130 पर मिनट, और ऑप्शन डी है 120 to 160 पर मिनट। तो जो फीटल हार्ट साउंड है वो नॉर्मल कितना होता है, फीटल हार्ट साउंड वो नॉर्मल कितना होता है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई जो नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड होता है कितना होता है, नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड कितना होता है। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड होता है वो कितना होता है आपका 120 से लेके 160, और अगर 120 से कम हो तो हम लोग बोलेंगे फीटल डिस्ट्रेस, और अगर 160 से बढ़ जाए तब भी बोलेंगे फीटल डिस्ट्रेस। तो हमारा रेंज में आंसर आ रहा है डी नंबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है वो पर मिनट कितना होता है, 120 से लेके 160 मिनट पर मिनट देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ड्यू टू द लैक आर लो लेवल ऑफ एंजाइम डज ए यंग चाइल्ड
सफ़र फ्रॉम क्रिटिनिज्म। अब देखिए पूछा है कि इसमें से कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है। वैसे एंजाइम नहीं होता है यहाँ पे हार्मोन्स होगा। आप लोग लिखिएगा हार्मोन्स होगा। तो मुझे बताइए कि किस हार्मोन्स की कमी से बच्चे को सफ़र करता है वो क्रिटिनिज्म से। तो ऑप्शन ए है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी है टेट्रा आइडोथायरोनिन, ऑप्शन सी है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन डी है एल्डोस्टेरॉन। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई क्रिटिनिज्म किसकी कमी से देखने को मिलेगा, कौन सा हार्मोन से जिसकी कमी से क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। तो देखिए आपने देखा होगा दोनों हार्मोन्स जो हैं कैल्सिटोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये दोनों ही हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से निकलेंगे, थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे। और जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं तो कैल्सिटोनिन का काम होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है इसको डिक्रीज करने का काम करता है। और जो टेट्रा आइडोथायरोनिन है इसका काम होता है कि ये हमारे बॉडी में एक तो क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, उसके साथ साथ ये हमारे मेंटल प्रोसेस को भी मजबूत रखता है। तो अगर किसी के अंदर T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन को थायरोक्सिन या हम इसको T4 हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, और अगर इसकी कमी हो गई तो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन। जो बच्चा होगा कैसा होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, ना तो उसका फिजिकल ग्रोथ होगा और ना ही उसका मेंटल ग्रोथ होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिनिज्म। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर बी नंबर देखने को मिलेगा, टेट्रा आइडोथायरोनिन देखने को मिलेगा, टेट्रा आइडोथायरोनिन देखने को मिलेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इन इंडिया इट इज ए रिसेंटली फाउंड दैट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इज इंक्रीजिंग ड्यू टू। जो इंडिया है रिसेंटली कुछ समय से मलेरिया के केस इंक्रीज हो रहे हैं, उसका क्या कारण है भाई, उसका नेक्स्ट एमसीक्यू, इन इंडिया इज ए रिसेंटली फाउंड दैट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इज इंक्रीज ड्यू टू। इंडिया के अंदर रिसेंटली कुछ समय से जो मलेरिया के केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है पुअर सैनिटेशन कंडीशन, क्या यहाँ की जो सैनिटेशन है वो कंडीशन पुअर है। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ऑप्शन सी है मॉस्किटोज बिकमिंग DDT रेजिस्टेंट। और डी ऑप्शन है पुबर्टी इन विलेज। अब देखिए सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें इसका क्या आंसर होगा, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें इसका क्या आंसर होगा। वे देखो मलेरिया केस क्यों बढ़ता है, क्योंकि मलेरिया के लिए हम लोग DDT का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। गांव में क्या डलाते हैं, DDT, समझ रहे हो। और DDT डलवाते डलवाते जो वहाँ के मच्छर होते हैं ना, मॉस्किटो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट हो रहा है, वैसे ही मच्छर भी क्या होते हैं, DDT से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसके कारण लगातार जो मलेरिया के केसेस हैं वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, सी नंबर देखने को मिलेगा डियर। क्या देखने को मिलेगा, सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। मम्स इज ए डिसीज दैट अफेक्ट, मम्स किसको अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए है पायरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन बी है टंग, ऑप्शन सी है सैलिवरी ग्लैंड और ऑप्शन डी है थायराइड। ऑप्शन डी है थायराइड। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि मम्स किस डिसीज को अफेक्ट करता है या मम्स किस ऑर्गेन को अफेक्ट करता है। क्या है, पायरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, टंग को अफेक्ट करता है, सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, या थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, या थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा जो मम्स है वो किसको अफेक्ट करता है बेटा, पायरोटिड ग्लैंड को। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। एम्फाइमा मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी और ऑप्शन डी है न्यू ग्रोथ इन लंग्स। तो एम्फाइमा का मतलब क्या होता है भाई, एम्फाइमा का मतलब क्या होता है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें
कि एम्फाइमा का मतलब क्या होता है। एम्फाइमा का मतलब क्या होता है। तो भाई देखो, जो एम्फाइमा का मतलब होता है वो होता है आपका कि कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, सी नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सी नंबर देखने को मिलेगा। देखिए जो आपका ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्ट होता है तो इसको हम लोग एसाइटिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो वर्ड है एसाइटिस के बारे में बता रहा है, तो एसाइटिस यहाँ पे नहीं होगा, एसाइटिस नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एम्फाइमा देखने को मिलेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द प्राइमरी कैविटी ऑफ सिलेक्टिव एंटीबायोटिक पिल्सिलिन इज। दो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है किसकी, सिलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, मतलब जो पेनिसिलिन है इसका प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी है इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ऑप्शन सी है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ऑप्शन डी है मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म। मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स करें कि भाई जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का मेन या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। मेन या इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, पेनिसिलिन का क्या फंक्शन होता है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि पेनिसिलिन का क्या फंक्शन होता है। देखिए जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी, और इसका जो फर्स्ट काम होता है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। जो सेल वॉल होता है उसके सिंथेसिस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और जब किसी बैक्टीरिया का सेल वॉल डैमेज हो जाएगा, देखिए मान लीजिए बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में सेल वॉल लगा हुआ, ये सब सेल वॉल है, और इस सेल वॉल को डैमेज कर दी जाए, दोबारा ना बने, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पेनिसिलिन इसी पे एक्ट करता है कि जो सेल वॉल होता है उसके सिनेस्थेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर देखने को मिलेगा डियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द प्राइमरी एक्टिविटी, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और सही जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज बिटवीन। अब देखिए जो ह्यूमन के ईयर होते हैं वो कितने हर्ट्ज तक आइडिएबल होते हैं, कितने हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं। तो नॉर्मल ऑप्शन ए है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हो, या 150 से लेके 500 हर्ट्ज तक सुन सकते हो, या 200 से लेके 2000 हर्ट्ज तक सुन सकते हो, या 20 से लेके 2000 हर्ट्ज तक सुन सकते हो। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल ईयर होता है उसका जो नॉर्मल आइडिएबल हर्ट्ज जो होता है वो कितना होता है आपका 20 से लेके 20,000। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये। अगर ये डेसिबल में पूछता, डेसिबल में, तो आपका आंसर जाता 85। तो डेसिबल में अगर पूछता तो 85, और अगर ये हर्ट्ज में पूछा है तो आपका आंसर जाएगा 20 से 20,000। अब देखिए जो हर्ट्ज होता है क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी का इंटरनेशनल यूनिट होता है। क्या होता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका इंटरनेशनल यूनिट होता है। और जो हमारे ईयर होते हैं ये आइडिएबल है, ये 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और अगर मैं इसके डेसिबल में बात करूं तो डेसिबल में 85 तक सुन सकते हैं। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हर्ट्ज में क्वेश्चन पूछे तो 20 से 20,000 करना है, और अगर डेसिबल में पूछे तो आपको बताना है 85। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। परनीसियस एनीमिया इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज बाई लैक ऑफ। जो परनीसियस एनीमिया है वो किसकी कमी से देखने को मिलता है, किसकी कमी से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी है आयरन, और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो बताइए भाई परनीसियस जो एनीमिया होता है किसकी कमी से देखने को मिलेगा, परनीसियस एनीमिया। तो देखिए जो परनीसियस एनीमिया होता है इसका जो किसकी डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, विटामिन B12। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो वेजिटेबल फूड में एब्सेंट होता है। वेजिटेबल फूड में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो क्या मिलता है, ये वेजिटेबल के अलावा मिलता है, जैसे मीट हो गया,
मछली हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, उनके अंदर देखने को विटामिन B12 मिलता है। तो जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। क्यों 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 क्योंकि ये वेजिटेबल में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इज ए कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। ओहो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्फेंटाइल डायरिया के बारे में पूछा। इन्फेंटाइल डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है? मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है भाई इन्फेंटाइल डायरिया का? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। ऑप्शन ए है रोटावायरस, ऑप्शन बी है स्ट्रिप्टोकोकाई, ऑप्शन सी है कोलाई, ई कोलाई है, ऑप्शन डी है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या होता है? डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या होता है? तो जो डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेस होता है वो होता है बेटा आपका रोटावायरस। इसलिए रोटावायरस की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। कब दी जाती है रोटावायरस वैक्सीन? 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में दी जाती है। कितना 5 ड्रॉप रूट ओरल। ये क्या करता है? डायरिया से प्रिवेंट करने का काम करता है। समझ रहे हो? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन डिसीज। कौन सी इम्यूनिटी है या कौन सी डिसीज है जिसमें इम्यूनिटी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती? बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई कौन सी डिसीज है जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है हुपिंग कॉफ, ऑप्शन डी है आपका मम्स। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि कौन सी डिसीज है जिसके अंदर इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। तो देखिए, डिप्थीरिया अगर एक बार किसी को हो गया तो इसमें इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस बीमारी है ये कभी भी हो सकती है, इसमें इम्यूनिटी लॉस्ट लास्टिंग तक देखने को नहीं मिलता। और जो हुपिंग कफ है, हुपिंग कफ में भी इम्यूनिटी देखने को मिलेगा, मम्स में भी इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। लेकिन 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 आपका इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक आपकी इम्यूनिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बी नंबर। क्योंकि अगर आपको एक बार इन्फ्लुएंजा हो गया है तो दोबारा भी इन्फ्लुएंजा हो सकता है, लेकिन एक बार डिप्थीरिया हो गया दोबारा नहीं होता। क्योंकि आपके अंदर क्या होता है, इसके अगेन इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इन्फ्लुएंजा में लेकिन इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। इसलिए अगर आपको इम्यूनिटी एक बार आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो दोबारा से इन्फ्लुएंजा फिर हो सकता है। क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी होती है, क्या बोला गया है कि नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक नहीं होती। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, स्कीजोफ्रेनिया कम अंडर फ्रॉम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो आपका स्कीजोफ्रेनिया है किस डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है? किस डिसऑर्डर अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है डिसथाइमिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर और ऑप्शन डी है आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ऑप्शन डी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई जो स्कीजोफ्रेनिया है एक किस डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है? साइकोटिक, डिसथाइमिक, साइक्लोथाइमिक या डिप्रेसिव। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई स्कीजोफ्रेनिया कैसा डिसऑर्डर है। स्कीजोफ्रेनिया कैसा डिसऑर्डर है? तो जो आपका स्कीजोफ्रेनिया है ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर? साइकोटिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। बढ़ते हैं और सही जवाब दीजिए। न्यू ग्रोथ इन बोन मैरो। अगर बोन मैरो के अंदर न्यू ग्रोथ होता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ओस्टियोमा, ऑप्शन बी है मायोमा, ऑप्शन सी है माइलोमा और ऑप्शन डी है ओडेंटोमा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। न्यू ग्रोथ इन बोन मैरो, अगर बोन मैरो का न्यू ग्रोथ होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोमा, मायोमा, माइलोमा या ओडेंटोमा, या इसी को ओडेंटोमा के नाम से जानते हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दे भाई, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखिएगा, जो बोन मैरो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? बोन में। कहाँ प्रेजेंट होगा?
बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, देखिए बोन मैरो है, और अगर इसका न्यू ग्रोथ होता है तो इसको हम लोग माइलोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइलोमा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर। देखिए जो ओस्टियोमा दिया हुआ है, ओस्टियोमा का मतलब होता है अगर बोन के अंदर कैंसर हो जाता है तो उसको ओस्टियोमा बोलते हैं। मायोमा का मतलब होता है अगर मसल्स के अंदर कैंसर हो जाता है तो उसको मायोमा बोलते हैं। ओडेंटोमा का मतलब होता है जो आपके टीथ हैं वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कैंसर हो जाए तो उसको ओडियंटोमा के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी बात हो रही मायोलोमा के नाम से, तो माइलोमा का मतलब होता है कि भाई जो बोन मैरो है उसका ग्रोथ हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइलोमा बोलते हैं, और एक कैंसर वाले केस में देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। सीलियक डिसीज आल्सो कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिव एट्रोफी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब देखिए जो सीलियक डिसीज है ये बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। 5 मंथ से लेके 6 साल के बच्चे के अंदर सीलियक डिसीज देखने को मिलती है। तो जो सीलियक डिसीज होती है भाई किसको अफेक्ट करती है? एक प्रकार का ये बताया गया है कि ग्लूटेन सेंसिटिव एट्रोफी डिसीज है। ग्लूटेन क्या होता है? जो कि ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन्स है जो कि गेहूं के अंदर पाया जाता है। तो जिसको सीलियक डिसीज होती है उनके अंदर गेहूं का डाइजेशन नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, तो बॉडी में रिएक्शन हो सकता है। तो बताइए भाई सीलियक डिसीज किसको अफेक्ट करती है? ऑप्शन ए है स्टमक, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑप्शन सी है ड्यूडेनम, और ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो, सीलियक डिसीज किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडेनम को, या लार्ज इंटेस्टाइन को? तो जो सीलियक डिसीज है वो किसको अफेक्ट करती है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी नंबर जाएगा। अब देखिए जो सीलियक डिसीज में क्या होता है, जितने भी हमारे जो फूड हैं वहाँ पे जहाँ पे ग्लूटेन पाया जाता है, ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन क्या करती है? एंटीबॉडी बना लेती है, और एंटीबॉडी बना के आंतों के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीलियक डिसीज। यहाँ पे जो स्टूल होता है उसके अंदर पस आने लगता है, स्टमक में पेन होने लगता है, और जो भी कुछ बच्चा खाना खाता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? सीलियक डिसीज के नाम से जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़ो और इसका सही जवाब दो। हाउ मैनी पोजीशन आर सीन इन ब्रीज प्रेजेंटेशन। ब्रीज प्रेजेंटेशन में आप कितने पोजीशन देख सकते हो या कितने पोजीशन देखते हो? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 8। तो आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि ब्रीज प्रेजेंटेशन में कितने पोजीशन देखने को मिल सकते हैं। ब्रीज पोजीशन में कितने पोजीशन देखने को मिल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ब्रीज पोजीशन में आप जो पोजीशन देखते हो वो 6 पोजीशन देखते हो। कितने पोजीशन? 6 पोजीशन आप देखते हो। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजन सब्जेक्ट इज। अगर किसी ने पॉइजन ले लिया है, समझ रहे हो, जहर खा लिया है, तो उसका आप इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करोगे? आप देखिए ये आपका फर्स्ट एड का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। फर्स्ट एड का क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई क्लाइंट है, उसने क्या ले लिया है? पॉइजन ले लिया। पॉइजन लेने के बाद आपके हॉस्पिटल में आ गया है, तो आप उसके साथ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करोगे या इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करोगे? ऑप्शन ए है फोर्स्ड डायलिसिस, क्या आप उसको डायलिसिस मेडिसिन दोगे? ऑप्शन बी है सीक इनटू आइडेंटिक ड्रग, आप आइडेंटिक ड्रग देखोगे कि कौन सी ड्रग्स लिया है। ऑप्शन सी है गैस्ट्रिक लवाज, आप लवाज करोगे, और ऑप्शन डी है आपका इंड्यूज वोमिटिंग, आप उसको वोमिटिंग करवाओगे। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि किसी ने अगर क्या ले लिया है, किसी ने पॉइजन ले लिया है, तो आप उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करोगे? फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करोगे? तो अगर किसी ने क्या ले लिया है, अगर पॉइजन ले लिया है, तो उसमें जो आप फर्स्ट ट्रीटमेंट दोगे वो लगाओगे आप गैस्ट्रिक लवाज। क्या लगाओगे आप? गैस्ट्रिक लवाज। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखने को मिलेगा आपका सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्यों डेवलप होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन बी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है क्रोनिक चेस्ट डिसीज। क्रोनिक चेस्ट डिसीज। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि भाई जो डेवलपमेंटल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ये क्यों डेवलप हो रहा है? क्यों डेवलप हो रहा है?
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसके कारण डेवलप होता है? तो देखिए हार्ट है, ये हार्ट के अंदर सेप्टल होता है, सेप्टल वाल्व, इसके ऐसे